बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल डिस्कस करेंगे। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि सिंपल रिग्रेशन मॉडल that estimates relationship between one independent and one dependent variable using a straight line. Both variables quantitative। अच्छा, इसमें यह है कि दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास और एक का दूसरे के साथ रिलेशन चेक करते हैं कि क्या एक का दूसरे पे कोई असर पड़ रहा है कि नहीं, अगर पड़ रहा है तो कितना पड़ रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हम इसलिए इसको लीनियर कहते हैं। स्ट्रेट लाइन के दो चीज़ें जब में स्ट्रेट लाइन रिलेशन हो तो उसको समझने में हमें आसानी होती है और हमारे पास इसके लिए तरीके भी है डिफरेंट, जिससे हम ये मालूम कर सके कि ये जो लीनियर रिलेशनशिप है वो किस नवीयत का है। सो नाउ लेट्स हम डिफाइन करते हैं कि वी एज्यूम दैट relationship between the dependent variable y and the value x of the regressor, इसको हम रिग्रेसर भी कहते हैं, आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज। अच्छा, ये जो हमारे पास मॉडल है वो कुछ इस तरह से होगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। हमारे पास मल्टीपल भी है और लेकिन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में जो हमारे पास मॉडल है वो इस तरह होगा कि y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस इप्सिलॉन। इसको हम रैंडम एरर भी कहते हैं। सो लेट आई एक्सप्लेन कि ये y अल्फा बीटा एक्स और इप्सिलॉन हमारे पास क्या है। वेयर x are fixed or predetermined, पहले से हमें मालूम वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना। पहले से हमें पता होता है कि ये, क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल करके हमने दूसरे वेरिएबल्स को चेक करना होता है। y आर ऑब्जर्वेशंस randomly drawn from population।
सो वाई हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं एक्स आइस के लिए। हम बाद में जब इस पे एग्जांपल करेंगे तो वहाँ से हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये जो हम यूज़ कर रहे हैं वाई आर ऑब्जर्वेशन रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन, तो ये हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास असल में क्या है, लेकिन ये दोनों का रिलेशंस हैं। देखिए ज़िंदगी में हर किसी प्रॉब्लम का किसी और इस तरह की वजूहात के साथ रिलेशंस होती है, तो हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन कितना है, किस नौइयत का है। तो ये हमारे पास अच्छा रैंडम एरर जो है सिस्टम में हमारे पास एरर्स हो आती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो मॉडल है वो 100% सही हो। तो हमारे पास जो ये इसको हम एप्सिलॉन कहते हैं या रैंडम एरर कहते हैं, इसको रैंडम एरर, वो एरर जो सिस्टम में आ जाती है उसको हम एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा अब इसमें अल्फ़ा एंड बीटा क्या है। तो अल्फ़ा जो है हमारे पास अल्फ़ा इज अल्फ़ा एंड बीटा मैं दोनों डिफाइन कर लेता हूँ। एंड बीटा ये जो हमारे पास हैं और पॉपुलेशन पैरामीटर्स, यही वो चीज़ें हैं जो हमें ये पूरा मॉडल एक्सप्लेन करके देता है, और यही है जिसको हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जब ये हम फाइंड कर ले तो फिर हमारे पास क्लियर हो जाता है कि मॉडल हमें क्या कह रहे हैं और वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है। सो हियर अल्फ़ा जो है दैट्स एक्चुअली इज द इंटरसेप्ट एंड स्लोप बीटा। बीटा जो है वो हमारे पास स्लोप है, इज कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। जब हमें ये मालूम हो जाए तो फिर हमें मॉडल एक्सप्लेन करने की आसानी होती है, बल्कि यही असल में पैरामीटर्स है। पैरामीटर जो है वो एक क्लॉक की होती है। अगर आपने इस मॉडल को एक्सप्लेन करना है तो फिर हमने अल्फ़ा और बीटा को मालूम करना है। जब हमें अल्फ़ा और बीटा मालूम हो जाए तो फिर हम इस जो गिवन मॉडल है हमारे पास y इज इक्वल टू बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन, इसको हमें समझने में, बल्कि ये पैरामीटर ही इस मॉडल को एक्सप्लेन करती है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्फ़ा और बीटा को फाइंड कर सकें। कोएफिशिएंट which may be positive or dependent upon the direction of relation between x and y। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी जो रिलेशन है वो किस तरह है। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या दूसरा डिक्रीज हो रहा है ये वाला इंक्रीज हो रहा है। वाई अगर ज़्यादा हो रहा है तो एक्स कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है। अगर रिलेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो ऑफकोर्स नेगेटिव होगा। अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा इंक्रीज हो रहा है, या एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा भी साथ में डिक्रीज हो रहा है, तो फिर वो रिलेशन जो है हमारे पास पॉजिटिव होगा। Okay, now simply we are here considering an example कि हमारे पास जो है ये एग्जाम्पल हम लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स सी सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। कंप्यूट, ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास। कंप्यूट
या कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन equation of y on x for the following data. Okay, what is the regression coefficients? तो मैंने अभी बताया कि हमने ये जो है कोएफिशिएंट्स फाइंड करना होता है ताकि मॉडल को हम एक्सप्लेन कर सकें. रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एंड व्हाट डज इट मीन और इसका मतलब क्या है. ठीक है, सो लेट्स सी नाउ. हम एक एग्जांपल लेते हैं और दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है उसको चेक करते हैं. सो वी आर ड्राइंग हियर अ टेबल. दैट्स ये हमारे पास एक टेबल है. ये है हमारे पास जिसको हम यहाँ पे इनकम है हमारे पास, ये एक्स है, और यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंडिचर है वाई. अच्छा, तो ये एक्सपेंडिचर आपके जो अखराजात है वो भी इनकम के साथ उसका रिलेशन होता है. कभी आपकी इनकम ज़्यादा होती है, इनकम कम होती है. तो लेट्स सी के चेक करते हैं कि क्या ये जो हमारे पास इनकम्स है, अ सिंपल एग्जांपल है, क्या उससे एक्सपेंडिचर पे कितना असर पड़ रहा है. ठीक है, सो 20, 30 एंड 40, 50 एंड 60. ओके, एक्सपेंडिचर जो है हमारे पास वो है 7 एंड 21, 23, 34, 6 एंड 53. अच्छा, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ है, ये हमारे पास y की वैल्यूज़ है. अब हम चेक करना चाहते हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है और एक्सपेंडिचर जो है y वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है. क्योंकि देखिए नॉर्मली हमें अपनी ज़िंदगी में पता है कि इनकम अखराजात जो है वो आपकी डिपेंड होती है. आप अखराजात को ज़्यादा कम करेंगे लेकिन आप अपनी तनख्वाह को देखेंगे, आप अपनी इनकम को देखेंगे, आप कितना कमा रहे हैं उस हिसाब से आप जो है अपनी एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे. तो यहाँ पे देखते हैं कि इनकम के साथ जो एक्सपेंडिचर है उसका ताल्लुक कितना है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है और कितना डिक्रीज़ हो रहा है. सो लेट्स स्टार्ट कि हम मैनुअली इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं. तो सबसे पहले जो हमने करना है वो ये है कि हमने टेबल बनानी है. टेबल में हम सारी कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है ना. अच्छा, इसमें ये है कि हमने चूंकि सैम्पल डेटा लिया है तो सैम्पल डेटा में जो हमारे पास मॉडल है, एस्टिमेटेड मॉडल जिसे हम कहते हैं, इन केस sample data the estimated model will be. अच्छा, एस्टिमेटेड मॉडल क्या होगा? एस्टिमेटेड मॉडल ये होगा, जो हमने मालूम भी करना है वो ये है कि अच्छा, तो यहाँ पे अब आप देखिए हमारे पास एक है वाई कैप. तो हमने यहाँ से लेना है ये रहा हमारा वाई कैप, उसके ऊपर एक छोटा सा ये निशान होता है, इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. ये हमारे पास मॉडल है और ये हमने अभी बनाना है. ठीक है, तो ये मॉडल हम अभी बनाएंगे. यहाँ पे रहा हमारे पास y इज इक्वल
ए प्लस बी एक्स। हमने ये मॉडल फाइंड करना है। इस मॉडल के लिए हमने दो फार्मूले यूज़ करने हैं। पहला वन जो है वो ए का है। ए का जो फार्मूला है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है कि ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी बार। अच्छा, तो ये हमने इससे एम हमने मालूम करना है, जबकि बी हमने मालूम करना है इस फार्मूले से इन summation y minus summation x और summation y divide by n summation x square minus summation x होल स्क्वायर। ओके, सो ये रहा हमारा जो पूरे का ये मॉडल है। इसके लिए हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। हमने वाई कैप मालूम करना है, जो असल में हमारा मॉडल है। उसको मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ। ये हमारे पास असल में मॉडल है और इस मॉडल के लिए हमने ए और बी को मालूम करना है। तो हमने कैसे मालूम करना है, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने एक टेबल बनाना है, उस टेबल में हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। बहुत ही सिंपल है। तो लेट्स सी कि हम इसको मालूम करते हैं किस तरह हमने मालूम करना है। ओके, सो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगा कि हमें टेबल में 4 कॉलम चाहिए। आपने याद रखना है कि हमने 4 कॉलम, ये रहे हमारे 4 कॉलम, जबकि हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन है, एक वेरिएबल है और एक टोटल के लिए। तो 8 हमें रोज चाहिए। तो ये रहे 8 रोज। सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन कि हमने अब इसमें कैसे ये सारी कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है। तो ये रहा हमारा x, एक रहा हमारा y, एक जो हमें चाहिए वो है x और y, और एक जो है हमें चाहिए x स्क्वायर। तो ये रहा x और ये रहा x स्क्वायर। ओके, तो हमने इन सब की कैलकुलेशन करनी है। हमें इसकी जो है इसकी सारी सम अप चाहिए हमें। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, हमने अपनी जो डेटा है वो लिखनी है। वो है हमारे पास 10 और 20, हमारे पास है 30, 40 और 50 और 60। ये है हमारे पास इनकम, जो हमारे पास एक्स था इनकम।
जबकि y हमारे पास है 7, 21, 23, 34, 6 और 53। अच्छा, अब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 70 आएगा हमारे पास। इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से आएगा 0 और 20। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा हमारे पास है 23 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये आएगा हमारे पास 690, 90, फिर 34 मल्टीप्लाइड बाय 40, 34 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 40, यहाँ से आएगा 1360, फिर हमारे पास 50 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 300, और फिर 53 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 53, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 3180। अच्छा, ये हमने यहाँ से मालूम किया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो एक स्क्वायर है, तो 10 का अगर आप स्क्वायर ले ले तो 100 आ जाएगा, 20 का आप स्क्वायर ले ले तो 400 आ जाएगा, 30 का आप स्क्वायर ले ले तो 900 आएगा हमारे पास। इसी तरह 40 का आप स्क्वायर ले ले तो हमारे पास 1600 आएगा, और इसी तरह 50 का आप स्क्वायर ले ले तो हमारे पास 2500 आएगा। इसी तरह हमारे पास अगर आप 60 का स्क्वायर ले ले तो 3600 आएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास, अब हम इसको टोटल करेंगे जो हमारे पास समेशन है, तो लेट मी इंसर्ट हियर अ समेशन नोटेशन। मैं एक समेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे आसानी के लिए, वैसे हम लिखते नहीं है यहाँ पे क्योंकि कंसिडर है। तो समेशन x जो है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से आएगा हमारे पास 210। तो 210 यहाँ से हमारे पास आ रहा है, और जो समेशन x की वैल्यूज़ हैं, जबकि समेशन y जो है हमारे पास वो है 7 + 21 + 23 + 34 + 6 + 53। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 1144। यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ आसानी के लिए कि हमारे पास जो समेशन y है वो होगा समेशन y इज इक्वल टू 144, जबकि समेशन y हमारे पास क्या होगा। सो आई इंसर्ट हियर समेशन नोटेशन, समेशन x और समेशन y। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा इसको हम सम अप करेंगे, तो 70 + 420 + 690 + 1360 + 300 + 3180, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 6020। ये आ रहा है हमारे पास। अब हमें जो नेक्स्ट चाहिए वो है समेशन x²। तो हमने यहाँ पे x लेना है, x and the square of x notation, this square
n इज इक्वल टू, यहाँ से हम इसको सम अप करेंगे 100 प्लस 400 प्लस 900 प्लस 1600 प्लस 2500 प्लस 3600। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 9100, ये आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अब हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले बी मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने बी मालूम करना है और बी का जो इक्वेशन है वो है हमारे पास बी हमारे पास है b is equal to ऊपर मैंने लिखा भी है, लेकिन लेट मी राइट अगेन, इन summation x and y minus summation x and again summation y यहाँ से आएगा in summation square minus summation x होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये रहा हमारे पास b का फार्मूला। एंड नाउ लेट्स वी पुट द वैल्यूज इन दिस। अच्छा, तो हमारे पास अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो लेट्स हम दोबारा ले लेते हैं b इज इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो कुछ इस तरह से हैं कि n हमारे पास 6 के बराबर है, जैसा कि हमें पता है हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे 6 इसमें है और 6 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है। तो 6 इंटू, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास समीशन एक्स वाई क्या है। तो समीशन एक्स वाई जो है वो यहाँ है हमारे पास 60 एंड 20। हमारे पास जो है वो है 20 माइनस, हमारे पास समीशन x जो है वो है 210, जबकि हमारे पास समीशन y जो है वो है 144 डिवाइड बाय, यहाँ पे अब आप देखिए इन समीशन एक्स स्क्वायर। तो इन हमारे पास है 6 और समीशन एक्स स्क्वायर जो है वो है 9100 माइनस ये है हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर जो है हमारे पास वो अब हम यहाँ पे लेंगे। तो हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर जो है वो इस तरह है कि हमने इसका स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वैल्यू जो आ रही है समीशन एक्स होल स्क्वायर 210 एंड होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ वी फर्दर सिंप्लीफाई इट। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है कि b की क्या वैल्यू आ रही है। सो लेट्स अगेन स्टार्ट एन इक्वेशन। एक इक्वेशन हमने फिर यहाँ पे लेनी है, वो है b इज इक्वल टू, अच्छा तो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आएगा हमारे पास, अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 20 के साथ, तो हमारे पास आएगा 3620 माइनस 210 को आप मल्टीप्लाई करें
144 के साथ, तो हमारे पास आएगा 30 और 240। अच्छा, नीचे आप देखें तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाई 9100, यहाँ से आएगा हमारे पास 54 600 माइनस 210 का हम स्क्वायर लेंगे, 210 मल्टीप्लाइड बाई 210, तो हमारे पास आ जाएगा 44,100। अच्छा, हमें अब क्या करना है नेक्स्ट जो है, ये अब सिंप्लीफिकेशन की तरफ नज़दीक है, तो हमने क्या करना है, b इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लेना है। अच्छा, 3620 से हमने 36,120 से हमने माइनस करना है 30240 को, 240 को, तो हमारे पास आ रहा है 5880। ओके, इस तरह हमने 4,000 से 600 से हमने माइनस करना है, 600 से माइनस करना है 400 तो हमारे पास आ रहा है 10,500। अच्छा, ये आ रहा है हमारे पास। तो अब जो हमारे पास वैल्यू आई है वो ये है कि 500 डिवाइड बाई, हमारे पास वैल्यू आ रही है b की, जो हमारे पास वैल्यू है वो ये है कि b इज इक्वल टू 0.55। अच्छा, b हमने मालूम की। अब b के बाद जो हमें चाहिए वो है a। जब ये दोनों हमें मालूम हो जाए तो बाकी क्वेश्चन फिर हमें आसान हो जाएगा। तो लेट्स हम जो है अब b की वैल्यू को, a की वैल्यू को मालूम करते हैं। b की a की वैल्यू को हम मालूम करते हैं। तो a की जो हमारे पास इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, a इज इक्वल टू y बार माइनस b बार। बार, तो ये हमारे पास अब इसकी वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास अब a की हम यहाँ पर पुटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन है उसके लिए हमें y बार और समेशन x बार चाहिए। तो लेट्स मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, y बार, ये एक वैल्यू तो हमने मालूम कर ली है, अब हमने y बार मालूम करना है। तो y बार इज इक्वल टू y bar is equal to summation y divided by n, summation y by n। अच्छा, तो यहाँ पे जो समेशन y है वो हमारे पास बराबर होगा y बार
इज इक्वल टू समेशन y अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास वो बराबर है 144 के। तो 144 यहाँ पे हम पुट करते हैं डिवाइड बाई 6। तो हमारे पास यहाँ से आएगा जी, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 24। अब हमने क्या करना है, अब हमने y बार को मालूम कर x बार को हमने मालूम करना है। तो लेट्स सी इंसर्ट हियर एन इक्वेशन। यहाँ पे है हमारे पास, ये भी हमने मालूम किया, ये हमें चाहिए। सो लेट आई हाईलाइट इट। ये है हमारे पास y बार। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने x बार को मालूम करना है। सो यहाँ पे आएगा हमारे पास x bar is equal to summation x डिवाइड बाय n। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास अब आएगा x समेशन x बार को अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही है 210। तो 210 यहाँ पे हम लगाते हैं और यहाँ से आएगी हमारे पास डिवाइड बाय 6। तो इसको 6 पे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से होगी कि 210 डिवाइड बाय 6, 206 डिवाइड बाय 6, तो हमारे पास आ रहा है 35। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये तीनों वैल्यूज जो है ये हमें चाहिए x बार और एक को मालूम करने के लिए। तो हम इंसर्ट करेंगे a का फार्मूला। तो वो है हमारे पास a इज इक्वल टू y बार, यहाँ पे है हमारे पास y बार माइनस b बार b। अच्छा जी, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। लेट पुट द वैल्यूज जो हमारे पास। अब हम यहाँ पे एक और इक्वेशन बनाते हैं। a इज इक्वल टू y बार हमने मालूम की है, वो बराबर है 24 के माइनस यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू है वो है 0.55 और जो हमारे पास a की वैल्यू है वो है 35। हम यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, अब हम इसको मालूम करेंगे कि हमारे पास जो है ये क्या वैल्यू आ रही है। सो हमने अब इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास कोई वैल्यू आ जाएगी। तो a जो है हमारे पास वो होगी, इंसर्ट एन इक्वेशन अगेन, और यहाँ पे a इज इक्वल टू 24 माइनस 19.25। अच्छा, तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो अब आएगी a इज इक्वल टू 4.75। अच्छा, तो ये देखिए, ये हमने प्रिपेयर कर लिया है। हमारे पास जो है a मालूम हो चुकी है जो हमें चाहिए था। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। एक हमें a चाहिए था और एक हमें b चाहिए था।
तो ये दो वैल्यूज जो है हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। सो नाउ लेट्स सी के एस्टिमेटेड मॉडल जो है वो हमारे पास क्या होगा। तो एस्टिमेटेड मॉडल अब हम यहाँ पे फिर बनाते हैं। हमारे पास जो एस्टिमेटेड मॉडल था वो कुछ इस तरह से था कि y कैप is equal to a plus b x। अच्छा, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज है इसकी और मॉडल क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो y कैप है वो अब इस तरह हो जाएगा, a is equal to 4.75 प्लस b जो है 4.5 x है। अच्छा, तो ये देखे, ये हमें असल में वो एस्टिमेटेड मॉडल था जो हमें रिक्वायर्ड था। और ठीक है, दिस इज एक्चुअली द एस्टिमेटेड रिग्रेशन मॉडल। तो हमने ये मालूम करना था। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ये जो हमने सारा प्रोसेस किया ये इसी मॉडल को बनाने के लिए हमने किया। जबकि इसको हम एक को हम कहते हैं रिग्रेशन, हम कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जबकि एक हमारे पास जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो ये है कोएफिशिएंट। अच्छा, और ये हमने मालूम करने थे, हमें रिक्वायर्ड थे फार्मूले में। एंड ए एंड बी को हम कहते हैं एस्टिमेटेड रिग्रेशन एस्टिमेट्स। अच्छा, रिग्रेशन या स्टेटिस्टिक हम कह देते हैं इसको, बट ये हम असल में फाइंड करते हैं जो हमारे पास यहाँ पे। चले मैं सिंपल कह देता हूँ कि रिग्रेशन एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट्स, यही है जो हमें असल में ये मॉडल एक्सप्लेन करके देते हैं। तो ये मॉडल हमने अभी फाइंड किया है, ये सारी चीज़ें हमारे पास फाइंड हो गई है। और अब हम यहाँ पर कंक्लूजन लिखेंगे कि हमारे पास जो कंक्लूजन है वो क्या आया है। तो कोएफिशिएंट्स, क्या हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। अच्छा, अब कंक्लूजन क्या आया है हमारे पास। व्हाट डज इट मीन, एक सवाल था कि व्हाट डज इट मीन, तो अब उसका हम जवाब दे रहे हैं कि व्हाट डज इट मीन। सो इट मीन दैट फॉर अ यूनिट चेंज in y there will be अच्छा, इसको मैं ज़रा सिंपल कर देता हूँ कि देयर विल बी there will be increase 0.55 increase in y x increase
बाई यूनिट। अगर ये x में जो है सिर्फ 1 यूनिट इंक्रीज आ जाता है, सिर्फ 1 यूनिट ये इंक्रीज हो जाता है, तो फिर x में y में हमारे पास जो है 0.55 इंक्रीज आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि आपकी तनख्वाह अगर 1 रुपये ज़्यादा हो जाती है तो आपकी एक्सपेंडिचर में जो है 50 पैसे तक इंक्रीज हो जाता है। मतलब आपकी तनख्वाह जो है अगर उसमें 1% इंक्रीज हो जाता है तो 0.50% जो है फिर आपकी अखराजात जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सो दिस वाज द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। लेट्स सी ओवरलुक ऑन, इसको दोबारा हम जो है एक नज़र देख लेते हैं कि हमने जो ये सारा पढ़ा कि ये जो रिग्रेशन मॉडल था ये क्या था असल में। सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दैट एस्टिमेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिपेंडेंट one independent and one dependent variable using a straight line. Both variables should be quantitative. Straight line का मतलब ये है कि linear model होगा। We assume that the linear relationship between the dependent variable y and the value of x of the regressor or independent variable is। तो असल में मॉडल ये है, लेकिन ये उस सिचुएशन में होती है जब हमारे पास डेटा जो है वो पॉपुलेशन से होती है, लेकिन यहाँ पे तो डेटा हमारे पास पॉपुलेशन से नहीं है। तो अगर पॉपुलेशन से डेटा हमारे पास नहीं है तो फिर हम सैंपल लेंगे, तो फिर हमारे पास वो दूसरा मॉडल होगा। वेयर द एक्स आर फिक्स आर प्रीडिटरमाइंड वैल्यूज, एक्स जो है वो हमारे पास प्रीडिटरमाइंड वैल्यूज है, वाई आर ऑब्जर्वेशन रेंडमली ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। ये जो वाई की वैल्यूज है वो रेंडमली लिए गए हैं पॉपुलेशन से, जबकि एरर टर्म है ये एप्सिलॉन इज द रैंडम एरर। अल्फा और बीटा पॉपुलेशंस पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे हम एक लफ्ज़ भूल गए हैं, दैट इज द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। इंटरसेप्ट एंड स्लोप बीटा इज कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट which may be positive or negative dependent upon the direction of relationship के डायरेक्शन किस तरफ है। अच्छा, एग्जाम्पल है हमारे पास, कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फॉर द फॉलोइंग डेटा, व्हाट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड व्हाट डज इट मीन। तो x हमारे पास है, y हमारे पास है, x हमारी आमदनी है, y जो है वो हमारे पास अखराजात है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने y कैप a प्लस बी x असल में हमारा मॉडल है, हमने ये फाइंड करना है, जबकि हमने उसके लिए a और b को फाइंड करना है, तब जाके मॉडल फिक्स होगी। तो a के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे y बार माइनस बी एक्स बार, जबकि b के लिए इन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड बाई इन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। जैसा कि आप लोगों ने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन और ये एक्स समीशन एक्स वगैरह पढ़े होंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें भी यूज हो चुके हैं। अच्छा, अब जो है हमारे पास क्या है, हमने ये टेबल बनाना है। इस टेबल में जो है x की सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास x की, y की, x y इसकी वैल्यूज़ हैं, तो ये हमने फाइंड करने हैं और फिर ये सारी पुटिंग करनी है, ये प्रोसेस हमने अप्लाई करना है और लास्ट में जाके हमारे पास ये मॉडल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।